जितने भी सवाल उठाए थे उन सब की आज सुप्रीम कोर्ट में हवा निकल गई। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे को लेकर नियमों में हेराफेरी, कीमत में बढ़ोतरी और अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोपों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सितंबर में राफेल डील पर पहली जनहित याचिका दाखिल हुई थी। बाद में इसी मामले में 3 और याचिकाएं दाखिल हो गई। सभी याचिकाओं में एक ही तरह के आरोप थे। राफेल की कीमत कई गुना क्यों बढ़ाई गई? राफेल में ऑफसेट पार्टनर अनिल अंबानी की कंपनी को क्यों बनाया गया? राफेल की संख्या 126 से घटाकर 36 क्यों की गई? इन सवालों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने 29 पेज के फैसले में साफ साफ कहा कि राफेल डील में कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही, इसलिए राफेल सौदे की न्यायिक समीक्षा या जांच की कोई जरूरत नहीं है। इस फैसले को मोदी सरकार के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा तीखा हमला बोल रखा था। सुप्रीम कोर्ट में राफेल सौदे के खिलाफ जो 4 याचिकाएं दायर हुई थी, उनमें 3 बड़े सवाल थे जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करना जरूरी माना था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने राफेल सौदे की प्रक्रिया में मनमानी की। खरीदे जाने वाले विमानों की संख्या 126 से घटाकर 36 कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस आरोप की पड़ताल की कि क्या राफेल सौदे की निर्णय प्रक्रिया गलत थी। चीफ जस्टिस की बेंच ने इस पॉइंट पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत ने सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ा। हमने राफेल सौदे के सभी पहलुओं पर एयरफोर्स के वरिष्ठ अफसरों का जवाब भी सुना, जिसमें राफेल सौदे की प्रक्रिया और कीमत का मामला भी शामिल था। अदालत संतुष्ट है कि प्रक्रिया के किसी भी बिंदु पर शक की गुंजाइश नहीं है, और अगर प्रक्रिया में कहीं थोड़ा बहुत बदलाव हुआ भी है तो उससे राफेल का ठेका रद्द करने या उसकी विस्तार से न्यायिक छानबीन करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिफेंस डील में नियम शर्तें बदलती रहती हैं। ये बात तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी लिखी है, इसलिए मोदी सरकार ने राफेल डील में जो बदलाव किया उन्हें गलत नहीं कहा जा सकता। देश की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। राफेल सौदे पर दूसरा और सबसे गंभीर आरोप यही है कि विमान की कीमत बेहताशा बढ़ाई गई। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि 526 करोड़ का विमान करीब 1600 करोड़ में खरीदा गया। इस आरोप को भी सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लायक नहीं माना। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालत ने राफेल सौदे की कीमत का बारीकी से मूल्यांकन किया। हमने बेसिक एयरक्राफ्ट की कीमत और उसमें शामिल हथियारों की कीमत का ब्यौरा भी जाना समझा। ये कहना पर्याप्त है कि सरकार ने दावा किया है कि 36 राफेल विमान की खरीद में कमर्शियल फायदा है। सरकार ने दावा किया है कि फ्रांस और भारत की सरकारों में जो समझौता हुआ है उसमें हथियारों के पैकेज और मेंटेनेंस की शर्तें पहले से बेहतर है। निश्चित तौर पर ये इस अदालत का काम नहीं है कि वो राफेल सौदे की कीमत की तुलना करे। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये मामला गोपनीयता के दायरे में रखा गया है। दूसरे सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा जो सरकार कह रही थी कि विमान की कीमत बताना ठीक नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कीमत को गोपनीय रखा गया है। कीमत इसलिए बड़ी दिख रही है क्योंकि उसमें सिर्फ विमान ही नहीं बल्कि हथियार और बाकी एडवांस सिस्टम का दाम भी शामिल है। अब बचा तीसरा और सबसे गंभीर आरोप कि सरकार ने राफेल डील में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर को फायदा पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोप के बारे में अपने फैसले में लिखा है कि तकनीकी तौर पर क्या संभव है ये तय करना अदालत के लिए न तो उचित है और न ही अदालत के अनुभव के दायरे में है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2013 में अधिकार मूल उपकरण निर्माता यानी डसॉल्ट एविएशन का है कि वो भारत में अपना ऑफसेट पार्टनर किसे चुनेगा। इस प्रक्रिया में सरकार की कोई भूमिका डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में उल्लिखित नहीं है, इसलिए सिर्फ प्रेस इंटरव्यू या सुझावों के आधार पर इस बात की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, खासकर तब जब दोनों पक्षों ने मीडिया में बयान जारी कर इस बात का खंडन कर दिया हो। हमारे सामने ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि भारत सरकार ने किसी पार्टी के लिए कमर्शियल पक्षपात किया हो, क्योंकि इस सौदे में ऑफसेट पार्टनर चुनने का अधिकार भारत सरकार के पास नहीं है। राफेल सौदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसे बीजेपी अपनी जीत और कांग्रेस की हार बता रही है।
सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस कहीं सीन में ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील की जांच कराने के लिए जो 4 जनहित याचिकाएं दायर हुई थी, उनमें पहली याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएल शर्मा की थी। दूसरी याचिका विनीत ढांडा ने दाखिल की थी, जिन्होंने खुद को जागरूक नागरिक बताया था। तीसरी याचिका आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की थी। इसके बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने साझी याचिका दायर की। कांग्रेस इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ ही नहीं रही थी। कांग्रेस के नेता तो संसद से सड़क तक सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे थे। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने राफेल की जांच के लिए पहले सीबीआई में अर्जी दी थी। सीबीआई में उन दिनों आला अफसर ही एक दूसरे को निपटाने में जुटे थे, इसलिए तीनों ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। आज सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद प्रशांत भूषण ने क्या कहा, वो देख लेते हैं। ये कहा है कि अभी तक जो उनके पास जानकारी है उसके आधार पर कोई इन्वेस्टिगेशन इसमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, और ये भी बोला है कि जो प्रोसीजर सरकार ने फॉलो किया वो ब्रॉडली ठीक लगता है, प्राइस के मामले में भी ठीक ही लगता है, और जो ऑफसेट पार्टनर है उसका सिलेक्शन तो डेसॉल्ट ने किया है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था, और इस आधार पर उन्होंने ये पिटिशंस को डिसमिस कर दिया है। राफेल सौदे की जांच के लिए एक याचिका आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की भी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। संजय सिंह हालांकि अब भी मानने को तैयार नहीं है कि राफेल डील में कोई गड़बड़ी नहीं है। कल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर टीवी चैनल पर बैठकर भाजपाई सवाल खड़ा करते थे। अमित शाह सबरीमाला के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते थे। आज राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो आप उससे बड़े सहमत नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं ये फैसला बिल्कुल ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सहारा लेकर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए भाजपाइयों को। एक जेपीसी बनाकर पार्लियामेंट की और इस पूरे मामले की गहनता से जांच कराई जाए। तो सीधे चलते हैं जस्टिस एन के जैन के पास। हाई कोर्ट के पूर्व जज है जैन साहब। जस्टिस जैन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कोर्ट इस मामले की कोई न्यायिक छानबीन कर सकता था, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि ये हमारे एक्सपर्टीज में आता नहीं है। देखिए, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम छानबीन नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि हमारी जो सीमा है छानबीन की वो सीमित है। इसमें ऑफसेट पार्टनर कौन होगा इस विषय को हम नहीं देखेंगे, और इसमें एक्चुअली कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, स्पष्ट रूप से ऑब्जर्व किया है कि उसमें भारत सरकार का कोई रोल नहीं था। वो चॉइस फ्रेंच की जो कंपनी है उसकी थी कि वो किसको ऑफसेट, और एक नहीं कई ऑफसेट पार्टनर्स रखते हैं। तो न्यायालय ने सब पक्षों को सुनने के बाद और जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास अवेलेबल थे उन सबको देखने के बाद कहा कि हमको कहीं कोई शंका नजर नहीं आती, ना तो प्राइसिंग में। इनफैक्ट दे आल्सो सेड कि डिफेंस डील की प्राइसिंग में हम नहीं जा सकते, हमको उचित नहीं है उसके कोई कंपैरेटिव असेसमेंट करना, जांच करना। ये कोर्ट ने अपने दायरे से बाहर मानी इस बात को। और एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि जो पर्सनल परसेप्शंस हैं लोगों के, दे कांट बी द बेसिस फॉर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू होगा जब कोई मटेरियल कोर्ट के सामने आएगा, और कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिससे इस डील पर कोई शंका की जा सके। क्या अगर कीमत बढ़ी है 526 करोड़ से लगभग 1600 करोड़ हो गई है, तो क्या कोर्ट इसको एग्जामिन नहीं कर सकता है, जिस तरह का आरोप राहुल गांधी या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज लगा रही? मुझे पॉलिटिकल पार्टीज के आरोपों से तो कुछ नहीं लेना देना है, मैं उस पर तो कमेंट करने के लिए सक्षम भी नहीं हूं। लेकिन कोर्ट ने इन बातों को ध्यान में रख के, यानी सील्ड एनवेलप में उनने सब बातें बुलवाई थी, उस प्रक्रिया को भी देखा था, सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया होना चाहिए, और उसके बाद कोर्ट इस निर्णय पर पहुंची है कि हमको कहीं कोई शक की बात नजर नहीं आती है कि किसी तरह की हम शंका कर सकें इस बात पे। और कॉमर्शियल डील्स का कंपैरिजन हम नहीं करेंगे, खासतौर से डिफेंस डील्स में। आपने कहा कंपैरिजन नहीं करेंगे, डिफेंस डील है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो याचिका करता थे उनके लिए एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वो जो प्ली लेकर चले थे उस प्ली को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है कोर्ट ने? कि देखिए, मैं तो केवल लीगल एस्पेक्ट की बात करता हूं। जी, मैं लीगल एस्पेक्ट ही पूछ रहा हूं। पर क्या
असर होगा, क्या प्रभाव होगा, ये लीगल एस्पेक्ट है। नहीं, जब कोई मुकदमा हारता है तो उसको थोड़ा सा वो तो आता ही है, सेटबैक तो मिलता ही है। और जिस तरह की याचिकाएं पेश की गई, यानी कुछ तो ऐसा था कि किसी के पास कोई मटेरियल ही नहीं था, जैसा कोर्ट की जजमेंट से पता लगता है कि नो मटेरियल कुड बी प्लेस्ड बाय एनी ऑफ द पिटिशनर्स बिफोर द कोर्ट टू जस्टिफाई देयर एलिगेशंस। तो आपको लगता है पिटिशनर आधी तैयारी के साथ आए थे? क्या आपको जजमेंट पढ़कर कहीं ऐसा लगा सर? नहीं, ये तो एक्चुअली इस तरह की जो पिटिशंस आती हैं उसमें न्यूज़पेपर्स की रिपोर्टिंग, जो आपस के आपकी भी जो डिस्कशंस होते हैं टीवी पर, उसमें कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उसी को लेकर ये पिटिशन लगाई गई ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि अब उनके पास क्या था और क्या नहीं था, लेकिन आई एम कन्विंस के कोर्ट के सामने दे वर अनेबल, आई एम कन्विंस के कोर्ट के सामने दे वर अनेबल टू प्रोड्यूस दिस sufficient material, rather substantial material to justify the allegations. बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस खबर पर ही आगे बढ़ते और देखते हैं कि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या रही। राफेल विवाद में सांसद और आप नेता संजय सिंह की याचिका की पैरवी करने वाले वकील धीरज कुमार सिंह ने फैसले पर क्या कहा, वो भी सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि देश को जरूरत है हवाई जहाजों की। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इंटरेक्ट किया जो ऑफिसर्स थे एयरफोर्स के, और हमको जो है जो 5 जो इस वक्त जनरेशन की हवाई जहाजों की जरूरत है वास्तविकता में, और ये जो हवाई जहाज हैं वो सिर्फ कम के हैं, सुरक्षा की दृष्टि से तुरंत जरूरत है। और जो भी हमने एग्जामिन किया उसमें हम ये नहीं पाया कि इस प्रकार का कोई गड़बड़ हुई है, और बहुत डिटेल नेगोशिएशंस हुई हैं इसमें प्राइसिंग को लेके, और इस कारण से हम इसमें डिसमिस करते हैं मैटर। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की पैरवी करने वाले वकील अमन सिन्हा को लगता है कि अब राफेल विवाद पर पूर्ण विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्याख्या अमन सिन्हा ने किस तरह की, ये भी सुन लीजिए। जो पिटिशनर्स इस पे प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे थे या तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, उन्हें ये इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को इस तरीके से पॉलिटिसाइज किया, और एक जो फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोक्योरमेंट राफेल का हो रहा था उसको क्यों डिस्टर्ब करने की कोशिश की और इस तरीके से उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की। उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात को आधार बनाया गया कि राफेल सौदा भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच हुआ है। अमित शाह ने इसी को मुद्दा बनाकर पलटवार किया कि कांग्रेस ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील क्यों नहीं की थी। आजादी के बाद एक कोरे झूठ के आधार पर देश की जनता को गुमराह करने का इतना बड़ा प्रयास कभी नहीं हुआ, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रयास देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने और अपनी पार्टी के तत्काल फायदे के लिए झूठ का सहारा लेने की एक नई राजनीति की शुरुआत की, और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आज का जजमेंट झूठे आरोप लगाने की राजनीति के मुंह पर तमाचा है, चाटा है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये सिद्ध कर दिया है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं और विजय हमेशा सत्य की होती है। अमित शाह कह रहे हैं कि राफेल डील पर झूठ बोलने के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जोरदार तमाचा है। शाम होते होते राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही कोट किया और मोदी सरकार पर सवालों के नए गोले दागने शुरू कर दिए। राहुल ने पूछा कि मोदी सरकार ने राफेल के मामले में जिस सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया वो रिपोर्ट कहाँ है। अब हर 3-4 दिन हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मगर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं कभी। अपने आप को जो देश की मीडिया है उनके सामने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक्सपोज नहीं होना चाहते हैं। काफी समय से हम राफेल हवाई जहाज की डील में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, और हमारी
3-4 हमारे सवाल हैं। एक सवाल है कि 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया। दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को कैसे दिया गया। 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को क्यों मिला। HAL बेंगलोर के पास जमीन है, HAL बेंगलोर के पास रेप्यूटेशन है, HAL बेंगलोर हवाई जहाज बनाती है। अनिल अंबानी को HAL से छीन के आपने क्यों दिया। हिंदुस्तान के युवाओं से रोजगार क्यों लिया। राफेल विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी CAG रिपोर्ट का नया एंगल लेकर आए तो जवाब देने के लिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए। सुनिए रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब कर दिया है। हम उम्मीद करते थे कि इस निर्णय को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी विनम्रता से स्वीकार करेंगे, लेकिन राहुल गांधी की समस्या है उनका अहंकार। राहुल गांधी की समस्या है उनका विरासत के प्रति अपना दंभ और संस्थाओं का सम्मान नहीं करना। ईवीएम के नतीजे उनके लायक नहीं होंगे तो ईवीएम खराब है। चुनाव आयोग ने अगर उनकी पार्टी की बात नहीं मानी तो चुनाव आयोग पर भी टिप्पणी करते रहे वो। लेकिन आज वो गैर जिम्मेवाराना आचरण की हद पार कर गए हैं जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी की है। राफेल सौदे की जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद मोदी सरकार के मंत्रियों ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सबने इस फैसले का मतलब यही समझा है कि राहुल गांधी के झूठ की पोल खुल गई है और अब राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ये मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था पहले से, और बार बार हम लोग ये कह रहे थे कि बेसलेस एलिगेशंस केवल एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जनता को गुमराह करके ये कांग्रेस के द्वारा ये लगाए जा रहे थे। आज स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है कि जो भी उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार हैं। और मैं यह मानता हूं कि जनता की आंखों में धूल झोंककर राजनीतिक क्षेत्र में भी लंबे समय तक कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि देश के हित में विशेष रूप से डिफेंस से रिलेटेड मामलों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने अब इन बातों को साफ कर दिया है। इसके कारण अपोजिशन पार्टी अपने झूठे और रुथा आरोप करना बंद करेगी और इस प्रकरण पर फुल स्टॉप लगेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बड़ी राहत मिली है सरकार को। मैम सरकार को बड़ी राहत मिली। इस देश में सिर्फ राजनीति ही ऐसी चीज है जो किसी भी मुद्दे पर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नेताओं के लिए राजनीतिक हथियार बन जाता है। राफेल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाएं खारिज की। राफेल सौदे की जांच से इनकार किया तो नेताओं को इसमें भी वोट बैंक का सामान दिखने लगा। इधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो दूसरी ओर संसद परिसर में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने मोर्चा खोल दिया। राफेल विवाद की जेपीसी से जांच कराने की मांग कांग्रेस पहले से ही कर रही थी। टीएमसी ने भी इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। टीएमसी के सांसद आरोप लगा रहे थे कि सीबीआई से लेकर आरबीआई तक में सरकार ने अव्यवस्था फैला दी है। सुप्रीम कोर्ट जो ठीक समझे हैं यही किए हैं, लेकिन राफेल के बारे में जांच का मांग तो पॉलिटिकल मांग है, और वो पॉलिटिकल मांग है कि राफेल के बारे में, राफेल परचेस के घोटाले के बारे में जांच होना चाहिए, और वो जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को करना है। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि जेपीसी बने। राजनीति में शोर मचाना ही फैशन है। किसी मुद्दे का सिर पैर जाने बिना भी जो बयानबाजी न करे वो कैसा नेता। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी कुछ ऐसा ही दिखा। दिलचस्प बात ये थी कि कोर्ट के फैसले पर सियासी किचकिच करते समय कई सांसद ऐसे थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा और समझा तक नहीं था। बीजेपी नेताओं ने इसे कांग्रेस और राहुल गांधी की हार बताना शुरू कर दिया तो कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने बिना देर किए जेपीसी जांच की मांग चालू कर दी। कांग्रेस पार्टी ने लगातार संसद के अंदर और बाहर ये कहा
कि राफेल के रहस्य की अनेकों परतें हैं, भ्रष्टाचार की अनेकों परतें हैं और उन परतों की जांच केवल और केवल जेपीसी कर सकती है। बोफोर्स मामले में भी भारतीय जनता पार्टी की मांग पर जेपीसी का गठन हुआ था। आज मोदी जी उससे क्यों बच रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हाफ बेक्ड, आधी अधूरी सूचना, वो भी बगैर साइंड एफिडेविट के सील्ड कवर में मोदी सरकार ने रखी थी। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि वो इस पूरे मामले का तह तक जाकर निर्णय करने में असक्षम है, क्योंकि उनकी अपनी ताकतें सीमित हैं। कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया है और आज के बाद जनता कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं करेगी, वो किसी भी तरह के आरोप लगाएंगे। राफेल पे साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई है, ना प्रोसेस के अंदर, ना प्राइस के अंदर, ना ऑफसेट पार्टनर्स के अंदर। और ये जो डील हुई है ये देश के भले और फायदे के लिए हुई है। तो इसलिए अब अच्छा ये है कि कांग्रेस के नेताओं को माफी मांग लेनी चाहिए। कांग्रेस नेता है शशि थरूर, जिनका कहना है कि जब टेलीकॉम पर मामला आया था तब आपने जेपीसी की मांग की थी। अरे भाई, आप जेपीसी बनाएंगे, पहले चर्चा तो करिए ना, चर्चा से भाग क्यों रहे हैं? उसके बाद ही तो बाकी बातें होंगी, पहले चर्चा पे आइए ना। अभी तो वो सदन में चर्चा से ही भाग रहे हैं। मैं तो अमित शाह जी को इतना ही कहूंगा कि ये जो बचकाने बयान है ना दे तो अच्छा, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या रहता है, उनको ये नहीं मालूम कि आर्टिकल 32 का क्या ज्यूरिसडिक्शन है, उनको ये नहीं मालूम कि कांग्रेस पार्टी वहां पार्टी नहीं थी इस केस में, उनको ये नहीं मालूम कि कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट इन चीजों में दखल अंदाजी कैसे नहीं करेगा जब तक पूरी तरह से एविडेंस न हो। एविडेंस तो जेपीसी द्वारा होगी। अब ये बेचारे अमित शाह जी, इनको कैसे समझ आए इन बातों की? तो इसलिए ये बयान देते रहते हैं। उनका नजरिया भी थोड़ा सा गलत है और उनके बयानबाजी भी थोड़ी गलत है। एक डिसऑनेस्ट डील है, इसमें गड़बड़ी हुई है और बहुत बड़े पैमाने में गड़बड़ी हुई है। वो बात हम जेपीसी के द्वारा तय करेंगे और सिद्ध करेंगे। सच्चाई के धरातल पर ही चलकर लंबी दौड़ जीती जा सकती है, काट के घोड़े पर दौड़कर नहीं। कांग्रेस बार बार इस झूठ को सच करने की कोशिश कर रही थी, तो मैं समझता हूं ये शर्म की बात है कांग्रेस के लिए। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिद्ध कर दिया है। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। देश की जनता के सामने है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और अब आईना दिखा दिया है देश की जनता ने। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को उन्हें अपने चरित्र में झांकना चाहिए। कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों पर हमारे फौजियों से प्रूफ मांग रही है, वीडियो मांग रही है, और बार बार इस झूठ को सच करने की कोशिश कर रही है। देश की जनता मूर्ख नहीं। आज देश की जनता से राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए। राष्ट्रहित के मुद्दों पर इतनी घटिया स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए कांग्रेस को। एक राष्ट्रीय दल का दर्जा उन्हें प्राप्त है, शर्म आनी चाहिए और इन्हें माफी मांगनी चाहिए। देश कांग्रेस ने जेपीसी जांच की मांग कर डाली। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राफेल डील की जांच के लिए कोर्ट सही मंच नहीं है, लिहाजा इसकी जेपीसी जांच हो। सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंट आज के जजमेंट के बारे में उन्होंने क्लैरिफाई करते हुए कांग्रेस पे हमला किया, लेकिन मैं उनके स्टेटमेंट को कंडम करता हूं। हमारी जो मांग है वो मांग जेपीसी की और खासकर प्राइसिंग की। अरे यहाँ प्राइसिंग पे ही हमारी लड़ाई हो रही है। उस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला या कोई जजमेंट, कोई उनका ओपिनियन नहीं है। मैं इसका स्वागत करता हूं और यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर, प्राइसिंग सब कुछ देखने के बाद निर्णय लिया, सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय लिया। स्वागत करते हैं। सरकार ने जो किया वो देश हित में किया और राहुल गांधी जी ने देश की सुरक्षा को ताक पर रखने का काम किया। सदन और सड़क पर राहुल गांधी जी ने झूठ बोला और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी जी से और देश से माफी मांगे, क्योंकि देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर राजनीति की। अनुराग जी, कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जेपीसी से होनी चाहिए। कांग्रेस के लिए राजनीति महत्वपूर्ण है, देश नहीं। हमारे लिए देश प्राथमिकता है। जनता की नजरों में तो पहले क्लीन चिट थी,
लेकिन कांग्रेस का विशेष रूप से राहुल गांधी का जो झूठ का प्रोपेगेंडा चल रहा है लगातार पिछले कई महीनों से, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगाया है। जनता की नजरों में राफेल कभी मुद्दा भी नहीं रहा, क्योंकि राफेल में कुछ था भी नहीं। कांग्रेस ने हमेशा हथियारों की डील में चोरी की है, तो उनको ऐसा लगता है कि सभी चोर है, क्योंकि खुद चोर है। कोर्ट ने कहा है कि ज्यूरिसडिक्शन की बात की है कि वो कोर्ट प्राइसिंग में नहीं जाना चाहता, कि कोर्ट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है कि प्राइसिंग के लिए जाए। वो कोर्ट का और कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी के लिए हो सकता है, मगर हम तो प्राइसिंग में जाना चाहते हैं। रेस जाना चाहता है, रेस सुना जाता है कि कैसे 3 गुना हो गया प्राइस इसका और क्या कारण रहे। इसीलिए जेपीसी की मांग है, हम अपनी मांग पे आज भी कायम है। जब जेपीसी क्या गठन होगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। सरकार क्यों घबरा रही है? जेपीसी करे गठन, अगर सरकार ने कुछ गलत नहीं किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो असल कंटेंशियस मुद्दा था, जिसको लेके हम आज भी हमारा विरोधाभास जो बना हुआ है, रफाल जहाज की क्षमता, रफाल जहाज की जरूरत, इन मुद्दों के ऊपर कभी बहस थी ही नहीं। बहस थी कि क्या अनिल अंबानी सक्षम है इसको बनाने में, अनिल अंबानी सक्षम है इसको बनाने में। जो जहाज 1/3 कीमत पे मिल रहा था, उसको अगर अनिल अंबानी को फायदा देने के लिए दिया गया, तो इस मुद्दों की जांच जेपीसी ही करेगी। हमारी मांग है कि अनिल अंबानी को दिया जाना किसी तरीके से उचित नहीं समझाया जा सकता। जिस मुद्दे को मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट ने उसको हैंडल किया है, उन्होंने जहाज की क्षमता, जहाज की जरूरत के ऊपर अपना ध्यान दिया है। और अब बात राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। राजस्थान में सीएम और डिप्टी सीएम के नामों के ऐलान के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट जयपुर पहुंचे। इसके बाद दोनों नेता राज्यपाल कल्याण सिंह से मिलने राजभवन गए और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि 17 दिसंबर को शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट का गठन किया जाएगा। राहुल जी की भी हमारी संभावना है, आ सकते हैं। वो हमारे AICC कोऑर्डिनेट कर रही है, कौन कौन आएंगे वो आपको इतना मिल जाएंगे। राहुल जी भी आएंगे और नेता भी आएंगे। राजभवन से संभावना बाहर की है, संभावना बाहर की, क्योंकि अति उत्साह है कार्यकर्ताओं में। पूरे प्रदेश कार्यकर्ता आप देखें 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, इतना उत्साह लोगों के अंदर। इसलिए राजभवन के पहले अनुभव रहा है, राजभवन में जब किया है अति उत्साह के कारण कई बार यहाँ पे प्रॉब्लम पैदा हुई है। हम नहीं कहते राजभवन में कोई प्रॉब्लम पैदा हो। मीटिंग में आपको मालूम है कि यहाँ पर जो व्यवस्था बिगड़ गई थी, इसलिए हम चाहेंगे कि देशपूर्वक प्रोग्राम सादगी के साथ हो और बाहर प्रोग्राम हो। 17 को मुख्यमंत्री का और डिप्टी सीएम साहब का होगा, 2 शपथ होंगे। उसके बाद में मंत्रिमंडल गठन होगा। किसानों के कर्जे के मामले को लेकर बीजेपी सवाल, पहली मीटिंग होगी कैबिनेट की, उस दिन आके बात करेंगे। हम लोगों का असली काम चालू होगा, लेकिन मैं जनता को आश्वासित करना चाहता हूं कि सम्मानों के साथ, विश्वास के साथ हम लोगों को अपना आशीर्वाद दिया है। एक स्पष्ट बहुमत की सरकार का निर्माण यहाँ पर होगा। जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं जन घोषणा पत्र में, उनको तमाम वादों को हम लोग लागू करेंगे। जनता की सरकार बनेगी, जनता की भागीदारी होगी। इससे पूर्व सरकार जो थी, अहंकार घमंड की सरकार, ये नई सरकार जो बनेगी, इसमें लोगों को लगेगा कि आम आदमी की सरकार है और हम लोग हर वादे को पूरा करने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। 17 तारीख को शपथ ग्रहण के बाद तुरंत प्रभाव से पूरी सरकार की प्राथमिकता किसान और नौजवान पे आ जाए। सचिन जादू किसका चला? गहलोत साहब का जादू चला या आपका जादू चला? मैंने तो दिल्ली में बोला था आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, दोनों का जादू चला, जनता का जादू चला, जनता का जादू चला। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अशोक गहलोत के नाम पर मंजूरी दे दी। इस तरह से सचिन पायलट नहीं बल्कि अब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। वहीं सचिन पायलट को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। President already decided Mr. Ashok Gehlot ji as the Chief Minister of Rajasthan. राजस्थान में पिछले 3 दिन से मुख्यमंत्री के नाम के लिए जारी जद्दोजहद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के इस ऐलान के बाद थम गई, जिसके बाद साफ हो गया कि 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल चुके अशोक गहलोत फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। गहलोत के साथ सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑलरेडी डिसाइडेड मिस्टर अशोक गहलोत जी एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। Along with Ashok Gehlot ji, Sachin Pilot ji will be the Deputy Chief Minister of Rajasthan. I think
experience and dynamic leadership will come together in Rajasthan. मुख्यमंत्री पद के ऐलान के बाद अशोक गहलोत ने राजस्थान में सुशासन लाने का दावा किया। मैं इस मुबारक मौके पर इतना कहना चाहूंगा कि मैं और मेरे साथी सचिन पायलट जी और तमाम हमारे जो मंत्रिमंडल साथी बनेंगे, हम सब मिलकर के राहुल गांधी जी की भावना के अनुरूप गुड गवर्नेंस देंगे राजस्थान के अंदर। मैं वहाँ की जनता को, मतदाताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा एक बार पुनः इस मौके पर। उन्होंने कोई कमी नहीं रखी सहयोग करने में। वहीं डिप्टी सीएम बनाए गए सचिन पायलट ने जनता का आभार जताते हुए 2019 में देश में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही। प्रदेश में जो जनादेश पब्लिक ने दिया है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तीनों चुनाव इस देश की राजनीति को बदलने वाले चुनाव थे। तीनों राज्यों में जो परिणाम आए हैं, ये देश को संतोष देने वाले परिणाम हैं। बहुत से लोग जो आशावान थे और ऐसे लोग जो आशा खो चुके थे, दोनों में परिवर्तन आया है। लोगों को अब उम्मीद है कि 2019 के अंदर बहुत बेहतर बहुमत लेकर कांग्रेस और यूपीए केंद्र में सरकार बनाएगी। इस बीच जैसे ही सीएम पद के लिए गहलोत के नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही उनके समर्थक जश्न मनाने लगे। सैकड़ों की संख्या में गहलोत समर्थक उनके घर के सामने जमा होकर समर्थन के नारे लगाने लगे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये तस्वीर ट्वीट की, जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। लेकिन दिन भर चली बैठकों के बाद कांग्रेस ने आखिरकार जातीय समीकरण बिठाकर सीएम और डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान कर ही दिया। देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में क्या इस रणनीति से कांग्रेस को कोई फायदा होगा। राजस्थान के सीएम पद के लिए अशोक गहलोत के नाम के ऐलान के बाद उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। हमारे संवाददाता राहुल गौतम ने उनके परिवार से बात की। हमारे साथ मौजूद है वो परिवार जहां पर तीसरी बार आज मुख्यमंत्री का पद आया है। अशोक गहलोत जी का परिवार है, सुनीता गहलोत जी हैं, उनके सुपुत्र हैं। मैम, आपने भी एक लंबा सफर तय किया उनके साथ में, तीसरी बार आज मुख्यमंत्री का उनके नाम क्लियर हो गया है, कि कितना खुशी है? बेहद खुशी है और उनकी जीत सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाहर कार्यकर्ता और हम आमजन भी सेलिब्रेट कर रहा है। अच्छा वैभव जी, जो पूरी की पूरी जो कैंपेन रहा उसमें भी फेस रहे अशोक गहलोत जी, कितना मुश्किल रहा? आपने भी उनके साथ में कैंपेन रहा, कितना मुश्किल था पूरा का पूरा वो टाइम जब वो कैंपेन कर रहे थे लगातार दिल्ली से जयपुर और पूरा राजस्थान उन्होंने तय किया? नहीं, बात सही है कि जब भी चुनाव होते हैं तो तमाम सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, केंद्रीय नेताओं को, सबको एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है और सभी ने, तमाम माननीय गहलोत साहब, सचिन पायलट जी और तमाम नेताओं ने राजस्थान में यहाँ बहुत मेहनत की है। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि उसका नतीजा है कि कांग्रेस वापस सत्ता में वापसी कर रही है। आप महिला हैं, कौन से इश्यूज हैं आपको लगते हैं जो विमेन सिक्योरिटी हो गया, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, जिनको गवर्नमेंट अब बनेगी अशोक गहलोत जी के लीडरशिप में, उन पे ध्यान रखा जाए? पापा का हर क्षेत्र पे हर किसी एक व्यक्ति, गरीब हो, महिला हो, बच्चे हो या जहां भी किसी भी क्षेत्र में जो भी कमी है उसकी, और हर तरह से वो दिन रात यही सोचते हैं कि कैसे उसमें सुधार लाया जाए। वो सोते हुए भी शायद सपने भी किस तरीके से सुबह जाग के काम करना है उसी के देखते होंगे। आपके दादाजी सीएम बन गए, आप वो घर आएंगे, कैसे उनका स्वागत करेंगे, कैसे वेलकम करेंगे? मैं उनको पहले तो बोलूंगी कांग्रेचुलेशन, फिर उनको माला पहनाऊंगी फूलों की और हाथ करूंगी। छत्तीसगढ़ पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है, वहां अब भी पेच फंसा हुआ है। इससे पहले दिल्ली में राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के नेताओं की बैठक हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो सका। जानकारी के मुताबिक कल छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधायकों और कार्यकर्ताओं की राय जानने के लिए एक सर्वे करवाया। एक कॉल के जरिए पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद पर वे किसे देखना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का नाम सीएम पद की रेस में सबसे ऊपर है। हम लोगों ने आग्रह किया है कि हाईकमान फैसला करे और उसके बाद एक एक विधायक से भी राय शुमारी की गई है और उसके बाद भी हम लोगों को बुलाए हैं तो उनका बड़प्पन है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों ने
मैक्सिमम लोगों ने ये कहा होगा कि राहुल जी जिसको चाहते हैं वो हमारे को स्वीकार है जी। तो आज मुख्यमंत्री पद का फैसला हो जाएगा? आज हो जाना चाहिए। शपथ कब होगी? आज अगर तय हो जाता है तो 15, 16, 17। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालने जा रहे कमलनाथ ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने कमलनाथ को जीत की बधाई देते हुए कहा कि वो जल्द से जल्द शपथ लें। 17 तारीख को कमलनाथ की शपथ होगी और इस दौरान उनके साथ मंत्रिमंडल शपथ लेगा या नहीं ये अभी तय नहीं है। कमलनाथ ने जनता का आभार जताया और घोषणा पत्र में किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा करने का दावा किया। बताया गया कि कमलनाथ का मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह 17 दिसंबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर होगा। सबसे बड़ी चुनौती हमारे कृषि क्षेत्र की है। हमारा कृषि क्षेत्र चुनौती है हमारे सामने। सर, व्यापम घोटाला और टेंडरिंग घोटाले की बात हमने कहा कि हम जन आयोग बनाएंगे जिसमें सब चीजों का खुलासा होगा। ये कोई बदले की भावना या कोई राजनीतिक आयोग नहीं होगा। इस आयोग में हम प्रतिष्ठित लोगों को चुनेंगे जो पूरी जांच करेंगे। शिवराज जी का कहना है कि अगर 10 दिन के अंदर जो वचन पत्र में वादे किए गए वो पूरे नहीं होते तो हम आंदोलन करेंगे। जो आंदोलन करना है कर ले। ये शिवराज जी की कलाकारी तो सब पूरा प्रदेश परिचित है। सर, 17 को कौन कौन शामिल हो रहा है? अभी 17 इसका कोई तय नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस नेता कमलनाथ के ऐलान के बाद पंजाब में सियासी पारा गर्मा गया है। शिरोमणि अकाली दल ने कांग्रेस पर सिख विरोधी दंगों के साजिशकर्ताओं को बचाने का आरोप लगाते हुए लुधियाना में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कमलनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए तो सिख समुदाय इसका करारा जवाब देगा। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कमलनाथ का बचाव किया। न्यायालय पे दहला में से 26 सीटों पर जीत हासिल की है। मिजो नेशनल फ्रंट एक दशक बाद सत्ता में वापस लौटा है। इसके अलावा मिजोरम में जोराम पीपल्स मूवमेंट ने 8 सीटें, कांग्रेस ने 5 सीट और बीजेपी ने 1 सीट जीतकर राज्य में अपना खाता खोला है। इसके साथ ही कांग्रेस पूर्वोत्तर में अपना अंतिम गढ़ भी हारी है। 2013 चुनाव में एमएनएफ को 5 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 34 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के किरनी सेक्टर में भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर एक बार फिर फायरिंग की। इसके अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना की गोलाबारी के बीच आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की फिराक में हैं, लेकिन भारतीय सेना के जवान उनके मंसूबों को सफल नहीं होने दे रहे। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे